हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक का यूनिट 4 फैब्रिक एंड अपैरल का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है आपका फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग, यानी फैशन डिज़ाइन और व्यापार। आज वैश्वीकरण और इंटरनेट के युग में फैशन डिज़ाइन और व्यापार सबसे अधिक आकर्षक और उत्साहवर्धक जीविका विकल्पों में से एक बन गया है। भारत जैसा देश जो सदियों से वस्त्रों के माध्यम से सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति और परिधान निर्माण और व्यापार के क्षेत्र में आगे रहा है, वहाँ हाल ही के वर्षों में फैशन डिज़ाइन के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। इस क्षेत्र में तेज गति से हो रहे विकास के कारण आज इस क्षेत्र में करियर संबंधी नई संभावनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। बहुत से बच्चे 12th क्लास के बाद इस फील्ड में जाते हैं। डिजाइनिंग एक बहुत ही चहेता सब्जेक्ट बन गया है। कई सदियों से फैशन उद्योग लोगों की रचनात्मक लालसा यानी क्रिएटिव अर्जेस को और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता आ रहा है। तो इस चैप्टर में हम फैशन व्यापार के संबंध में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के मुख्य उद्देश्य हैं वस्त्र उद्योग में फैशन डिजाइन और व्यापार के महत्व को समझ सकेंगे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ फैशन डिजाइन और मर्चेंडाइजिंग को हम आसानी से समझ पाएंगे। दूसरा उद्देश्य है फैशन की मूल अवधारणाओं का वर्णन कर सकेंगे, यानी फंडामेंटल्स ऑफ फैशन को हम डिस्क्राइब कर सकेंगे। तीसरा है हमारा फैशन व्यापार में जाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशलों को समझ सकेंगे, यानी वी कैन एक्सप्लेन द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी इन द फैशन बिजनेस। और चौथा, हम चर्चा कर सकेंगे कि किस प्रकार फैशन उद्योग में जीविका के लिए शिक्षार्थी तैयार किए जा सकते हैं, यानी हाउ टू प्रिपेयर फॉर करियर इन द फैशन इंडस्ट्री। अब ये सब जानने से पहले फैशन के बारे में थोड़ा कुछ जान लें। फैशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वस्त्र और शिल्प व्यापार है जो आपका व्यापार यानी मर्चेंडाइजिंग की शुरुआत जो है वो एक बार्टर सिस्टम पर आधारित है, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज। फिर धीरे धीरे व्यापार का स्वरूप जो उपलब्ध है वही बिकाऊ है के रूप पे परिवर्तित होता रहा और 1920 से रेडीमेड गारमेंट यानी सिले सिलाए वस्त्रों का उत्पादन शुरू हुआ। बहुत जल्दी व्यापारियों को समझ आने लगा कि इस प्रकार के वस्त्रों का व्यापार एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय बन सकता है और इसी के कारण बहुत कम समय में देश में जगह जगह फैशन परिधान की छोटी बड़ी दुकानें और शोरूम खुलने लगे और देखते ही देखते इस व्यापार का आकार बहुत बड़ा बन गया। तो फैशन डिजाइन और व्यापार का महत्व समझने के लिए हमें कुछ फैशन से रिलेटेड टर्म्स को समझना पड़ेगा। फैशन डिजाइन और व्यापार तभी हम समझ सकते हैं कि फैशन व्यवसाय कैसे काम करता है, तभी हम डिटेल में जान पाएंगे कि फैशन व्यवसाय में कच्चे माल से लेकर परिधान और सहायक सामग्री का उत्पादन और तैयार माल को बेचने वाली दुकानों आदि से संबंधित सभी टाइप के प्रोसेसेस जो शामिल हैं, उन सभी प्रोसेसेस में क्या होता है। वस्त्र निर्माण के विषय में भी सीखते हैं, फैशन व्यापार की समझ भी होती है, किस वस्त्र को क्यों, कब, कैसे उसका चलन फैशन बन जाता है। इन सब चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर हम इस इंडस्ट्री में आगे अपना करियर बनाते हैं। तो इसलिए हम पहले तो फैशन संबंधी टर्म्स को जानेंगे। पहला हमारा टर्म है फैशन। फैशन यानी फैशन तो फैशन के नाम से ही फेमस है। फैशन एक शैली या शैलियां हैं जो किसी एक काल अवधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती हैं, यानी द स्टाइल और स्टाइल्स मोस्ट पॉपुलर एट अ गिवन टाइम। अब ये शैली या स्टाइल क्या है?
शैली यानी परिधान या जो भी सहायक सामग्री परिधान के साथ है उसकी विशेष दिखावट और विशिष्टता होती है। फैशन में शैली आती है और चली जाती है, परंतु जो स्पेसिफिक यानी विशिष्ट शैलियां हैं वो सदैव बनी रहती हैं। तो we can say that style is a particular look or characteristic in apparel or any accessories we use. तीसरा टर्म है फैड्स। फैड्स का मतलब है अस्थायी फैशन, जो बहुत कम समय तक रहता है। तो कम समय के लिए जो होते हैं और एक ही बार आकर चले जाते हैं उन्हें हम फैड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर मौसम के दौरान प्रचलित फैशन इतने ज्यादा प्रभावी नहीं होते कि वे ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सके। एग्जाम्पल के लिए हम बैगी पैंट्स हो गई, खुली खुली बैगी पैंट्स थोड़े समय के लिए फैशन में आती हैं, चली जाती हैं। बेमेल बटन्स, अनमैचिंग बटन्स लग गए ड्रेस पे, या हॉट पैंट्स हो गई, ये सब थोड़े कम समय के लिए आई और चली गई क्योंकि ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित नहीं कर पाती। चौथा वर्ड है हमारा क्लासिक। क्लासिक यानी चिरसमंत। इसका मतलब है चिरकालिक डिजाइन। चिरकालिक मतलब लंबे समय तक, शैली जो कभी अप्रचलित नहीं होती और एक लंबे समय तक लगभग स्वीकृत रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ब्लेजर जैकेट्स, पोलो शर्ट्स, साड़ी हो गई, सूट हो गई, ये सभी लंबे समय तक चलने वाला फैशन है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम फैशन इंडस्ट्री में बहुत ओकेजनली यूज करते हैं। अब हम आते हैं फैशन के विकास पर, यानी फैशन की डेवलपमेंट कैसे शुरू हुई। फैशन उद्योग की कार्यशैली को समझने के लिए फैशन के मूल सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले ये जानना है कि फैशन व्यवसाय कैसे विकसित हुआ, और इस प्रकार फैशन का इतिहास डिजाइन बनाने वालों को वर्तमान और भावी फैशनों संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है। आज पश्चिमी सभ्यता ने विभिन्न संस्कृतियों के रीति रिवाजों और पोशाकों की खोज करके फैशन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इसके साथ ही नए कपड़ों और विचारों की उपलब्धता के कारण भी लोग और ज्यादा नई वस्तुओं के लिए खरीदने के लिए ललसाई होते हैं। तो फैशन कहाँ से शुरू हुआ? फैशन का हम केंद्र कह सकते हैं फ्रांस। फ्रांस इज रिगार्डेड एज द सेंटर ऑफ फैशन। अब ये फैशन का सेंटर कैसे शुरू हुआ? जो फ्रांस में है, अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी पहले लोग दो प्रमुख वर्गों से संबंध रखते थे, अमीर और गरीब। एक होता था अमीर और एक गरीब। केवल अमीर ही फैशन वाले कपड़े खरीदने में सक्षम होते थे। पर क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के अंत तक सम्राट लुई द 14th, उनके कोर्ट के जो सदस्य थे वो अपनी रुचि को प्राथमिकता देते हुए दिशादाता बन गए और पेरिस को यूरोप की राजधानी उन्होंने बना दिया। फ्रांस के बहुत से शहर कोर्ट के रेशमी वस्त्र, रिबन और लेस भेज रहे थे। तो ये जो एक्सेसरीज यूज होती थी वो ये सेंड करते थे। इस ड्यूरेशन में, इस काल में फैशन के लिए सिलाई के जोड़ लगाने के लिए हाथ से सिलाई करने का मेहनत वाला काम करना पड़ता था और सभी कपड़े हाथ से बने होते थे और ग्राहक के अनुसार ही, यानी ग्राहक के सही नाप के अनुसार ही बने होते थे। तो ऑल क्लोथ्स वर हैंडमेड एंड कस्टम मेड। अब क्या हुआ कि शाही न्यायालय से समर्थन मिलने और वहां रेशम उद्योग के विकसित होने के कारण फ्रांस में फैशन का केंद्र बन गया और परिधान निर्माण की कला को कुतूर कहने लगे। कुतूर इज अ टर्म यूज्ड फॉर द आर्ट ऑफ ड्रेस मेकिंग। अब जो व्यक्ति ड्रेस मेकिंग करता था, या तो मेल हो सकता था या फीमेल, तो परिधान को डिजाइन करने वाला पुरुष कुतूरियर यानी मेल डिजाइनर, एंड जो महिला कुतूरियरे कहलाती थी, कुतूरियरे फीमेल डिजाइनर। तो ये था फ्रांस में कैसे फैशन का शुरुआत हुई।
अब ये चीजें हाथ से बनी होती थी, पर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए, तो टेक्सटाइल्स और अपैरल की क्षेत्र में भी बहुत सारे एडवांसेस हुए, और सबसे बड़ा एडवांस था हमारी सोइंग मशीन, सिलाई की मशीन का। तो सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। इसने फैशन का लोकतंत्रीकरण कर दिया और इसे प्रत्येक के लिए आसान बना दिया। 1859 में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलने के लिए ट्रेडल बनाया, यानी पैर से चलने वाला जो ट्रेडल, इसाक सिंगर, यहाँ पर आप उसका चित्र देख सकते हैं। ये 1859 में इन्होंने पैरों से कनेक्ट होने वाला पांव चक्की या ट्रेडल विकसित किया, जिसने कपड़े को सिलाई के लिए हाथों को मुक्त कर दिया। हैंड्स फ्री हो गए काम करने के लिए, पैरों से मशीन चल जाती थी और हाथों से हम कपड़ों पे डिजाइनिंग आसानी से कर सकते थे। अब सिलाई मशीन का जब इस्तेमाल शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या बनता था? सबसे पहले सिलाई मशीनों का उपयोग युद्ध के समय सैनिकों की वर्दी सिलने के लिए किया गया। 1849 में लीवाई स्ट्रॉस, ये पिक्चर आप उनकी देख रहे हैं, लीवाई स्ट्रॉस ने टेंटों और माल डिब्बों के कवर के लिए बने कपड़ों का उपयोग करते हुए एक पैंट बनाई, पैंट्स होती है ना, लोअर्स बनाए, जिनमें बहुत सारी पॉकेट्स रखी, जिसमें आसानी से औजार यानी इक्विपमेंट्स रखे जा सकते थे। बाद में इनके बहुत प्रचलित होने से इन्हें डेनिम्स का नाम दिया गया। यह मजदूरों के लिए विशेष रूप से बनाए जाने वाले कपड़ों की शुरुआत थी, कि मजदूर बहुत काम करते हैं, उनको बहुत सारी पॉकेट्स चाहिए अपने टूल्स, अपनी किट्स रखने के लिए, तो इन जेबों वाली पॉकेट्स वाली डेनिम्स का निर्माण हुआ और फेमस हो गई है डेनिम्स के नाम से। आज आप जीन्स पहनते हैं तो उन्हें हम डेनिम्स कहते हैं। तो ये एकमात्र परिधान है जो पिछले लगभग 150 सालों से चला आ रहा है। आज भी हम डेनिम्स डालते हैं और ये 150 सालों से एज इट इज है। डेनिम्स की पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई। तो इट्स अ क्लासिक फैशन। महिलाओं ने 1880 में महिलाओं ने इस दशक में स्कर्ट और ब्लाउज पहनने शुरू किए। पहले वन पीस ड्रेसेस होती थी और 1880 में ब्लाउज और स्कर्ट पहनने शुरू किए। यह महिलाओं के लिए पहनने को तैयार कपड़ों के निर्माण की ओर एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि कमर के नीचे अलग गारमेंट और अपर पोर्शन में अलग गारमेंट, तो हम डिजाइन में बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते थे। अपनी माप के अनुसार, अपने नाप के अनुसार ड्रेसेस को डिजाइन कर सकते थे। स्कर्ट के घेरे में बदलाव ला सकते थे, डिजाइनिंग में बदलाव ला सकते थे, ऊपर के टॉप में की लेंथ में वेरिएशन कर सकते थे। तो यहाँ पर डिजाइनिंग का स्कोप लेडीज गारमेंट्स में भी शुरू हो गया। अब 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में मेलों और बाजारों के माध्यम से जनसाधारण को जेब के अनुकूल फैशन उपलब्ध कराए गए, यानी अफोर्डेबल फैशंस और रेडी टू वेयर क्लोथ्स आम जनता के लिए भी अवेलेबल कराए गए। और इन बाजारों में कपड़े लाते थे व्यापारी लोग, और खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों अक्सर मोलभाव भी करते थे, क्योंकि अधिक संख्या में लोग शहरों में बस गए थे। इसलिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी दुकानें स्थापित की गईं। विविध प्रकार के कपड़ों की बढ़ती मांग के साथ शहरों में खुदरा दुकानें पनपने लगी। खुदरा यानी रिटेल आउटलेट्स। तो आप क्या जानते हैं, 1950, अभी हम 19th सेंचुरी की बात शुरू करी, 1950 जो बहुत रीसेंट है, हमारी आजादी के भी बाद, उस टाइम पर तब तक लड़कियों ने जीन्स पहननी शुरू नहीं करी थी। लड़कियों के लिए डेनिम्स या जीन्स जो है 1950 से शुरुआत हुई। तो हमें सुन के बहुत स्ट्रेंज लगता है, बट 1950 से पहले लड़कियां या विमेन जीन्स नहीं डालती थी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसे हम कहेंगे फैशन साइकिल। अब फैशन साइकिल क्या है? फैशन, कोई भी फैशन मार्केट में आता है, वो शुरू होता है और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें खत्म हो जाता है। किसी भी स्टाइल या फैशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट
यहाँ पर आके एक पीक पीरियड और फिर डिक्लाइन होता है और उसके बाद वो फैशन चला जाता है। तो फैशन चक्र क्या है, फैशन साइकिल क्या है? जिस तरीके से फैशन बदलता है उसे सामान्यतः फैशन चक्र के रूप में जाना जाता है। वह समय या जीवन काल जिसमें एक फैशन अस्तित्व में रहता है। प्रवेश से लेकर अप्रचलन तक 5 स्टेजेस में उसकी गति होती है। तो पहली हमारी स्टेज है शैली की प्रस्तुति, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल। डिजाइनर अपने शोध और रचनात्मक विचारों को परिधान में ढालते हैं और फिर जनसाधारण को नई शैली उपलब्ध कराते हैं। डिजाइनों की रचना के लिए रूपरेखा, रंग, आकृति, वस्त्र जैसे अवयवों और अन्य विवरण को उनके एक दूसरे के साथ संबंध को बदलना पड़ता है। तो ये होता है हम किसी भी स्टाइल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड स्टेप हमारा आता है लोकप्रियता में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। जब कोई भी नया फैशन बहुत से लोगों द्वारा खरीदा, पहना और देखा जाता है तो इसकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो जाती है। थर्ड है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, यानी लोकप्रियता की पराकाष्ठा। जब कोई भी फैशन अपने पीक पर यानी टॉप पर अपनी लोकप्रियता की ऊंचाई पर होता है तो उसकी मांग इतनी अधिक हो जाती है कि बहुत से निर्माता उसकी नकल करते हैं या विभिन्न मूल्य स्तरों पर उसके रूपांतरणों का उत्पादन करते हैं। कॉपीज बनने लगती हैं। आप मार्केट में देखते हैं कोई भी फैशन वाली चीज आती है और सस्ते दामों पे पटरी पर भी छोटी छोटी दुकानों में भी उसकी कॉपीज मिलने लगती हैं। तो वो तब होता है जब इतना ज्यादा वो लोकप्रिय हो जाता है स्टाइल कि उसकी कॉपीज भी बहुत अच्छी से बिक जाती हैं। फोर्थ स्टेप हमारा, फोर्थ स्टेज ऑफ फैशन साइकिल है लोकप्रियता में कमी होना, यानी डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। अंततः उस फैशन की प्रतियों का भारी संख्या में उत्पादन होने से फैशन प्रिय व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा फैशन के प्रति उसका इंटरेस्ट होता है, वो उस शैली से ऊब जाते हैं और कुछ नया देखना शुरू कर देते हैं। इस घटती लोकप्रियता वाली सामग्री को दुकानों पर कम कीमतों पर बेच दिया जाता है। फैशन में से हट रहा है तो कम कीमतों पे दुकान वाले इन चीजों को बेचना प्रारंभ कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा आ जाता है शैली का परित्याग या अप्रचलन। दैट मीन्स रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल और इट्स ऑब्सोलेंस। फैशन चक्र के अंतिम पड़ाव में कुछ उपभोक्ता पहले से ही नए रंग रूप में आ जाते हैं और इस प्रकार नया फैशन चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो किसी भी स्टाइल का बच्चों, किसी भी स्टाइल का पहले पॉइंट से लेकर लास्ट तक एक चक्र होता है। हमेशा कोई भी स्टाइल इंट्रोड्यूस होता है और एक टाइम ऐसा आता है जब उसका धीरे धीरे परित्याग किया जाता है। अब अगला टॉपिक हम करेंगे फैशन व्यापार के बारे में, यानी फैशन मर्चेंडाइजिंग। फैशन व्यापार का अर्थ है बिक्री के प्रोत्साहन के लिए सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना। यदि इन सभी स्थितियों की योजना बनाई जाए तो अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। Fashion merchandising refers to the planning required to have the right merchandise at the right time, at the right place, at the right price and with the right sales promotion. अब ये merchandising कौन करता है? एक व्यापारी करता है। तो व्यापारी कौन है? व्यापारी जो है वह व्यक्ति होता है जो प्रेरणा को डिजाइन में परिवर्तित करने को सुसाध्य बनाता है, संकल्पना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और फैशन उद्योग में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और मांगों के लिए उत्पादों के नियोजन, उत्पादन, संवर्धन और वितरण पर भी ध्यान देता है। In other words, fashion merchandiser is a person who facilitates conversion of inspiration into designs, uses technology to conceptualize and address the planning, production, promotion and distribution of products to meet the needs and demands of a consumer.
तो फैशन व्यापार को अच्छी तरह से बेटा समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फैशन की वस्तुओं के उत्पादन, क्रय, संवर्धन और विक्रय में व्यापारियों की भूमिका की परख की जाए। तो फैशन मर्चेंडाइजर की क्या भूमिका है, एक फैशन व्यापारी की क्या भूमिका है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों को हम इस पाठ के अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के वेट करते हैं। थैंक यू।